हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की ये किताब है। और ये किताब जो है बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ यानी वर्ष 2022 के लिए ये बुक आई हुई है मार्केट में। इस बुक के अंदर जो है 1990 से लेकर वर्ष 2022 तक के यानी यूपीएससी से लेकर और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हुए हैं उसके प्रश्न पत्र को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और ये पेपर जो इंक्लूड किया गया है इसके अंदर ये पूरे सब्जेक्ट वाइज मोड में इंक्लूड किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मध्यकालीन भारत के इतिहास है और आधुनिक भारत के इतिहास है। अगर टोटल इस बुक के अंदर जो है 95 चैप्टर्स है। 95 चैप्टर्स को कंप्लीट करने का जो टारगेट रखा गया है ये 28 दिन में पूरी बुक को कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। 28 दिन के अंदर। ये उन बच्चों के रिक्वेस्ट पे है कि जो बच्चे इस बुक को पढ़ चुके हैं लेकिन वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों का कहना था कि सर आप एक छोटा छोटा वीडियो बना दीजिए ताकि मैं आपके वीडियो से इस बुक को बार बार रिवीजन कर सकूं। तो ये उन बच्चों के रिक्वेस्ट पे मैं इस बुक का वीडियो बना रहा हूं। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा वो है आधुनिक भारत के इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 से लेकर और चैप्टर 25 तक का वीडियो जो है अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूँ। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात कर लेता हूँ बीपीएससी का, तो बीपीएससी में यहाँ से 30+ क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात कर लो तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो है आपके 20+ क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इसी बुक से आते हैं। यानी देखिए 30+ क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इसी बुक से आते हैं लेकिन 20+ क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं और रिमेनिंग जो है 5 जो है ये आपके एंशिएंट और मेडिवल से आते हैं। तो आप इस बुक का वीडियो जो है देखा कीजिए, बार बार देखा कीजिए, आपके एग्जाम्स में काफ़ी फायदा होगा। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है चैप्टर 26 से लेकर और 30 तक यानी रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से लेकर साइमन कमीशन तक ये पूरा चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल पे उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। और वीडियो को है थोड़ा अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर लिया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो ये आज का पहला टॉपिक है और चलिए हम लोग सीधा इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था। तो इसने जो है लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल में भेजने के लिए अधिकृत किया था। इसीलिए रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था। तो रॉलेट एक्ट लाने का जो प्रयोजन था यह राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो रॉलेट एक्ट जो है भारत में 1919 में लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था। बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा करना। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसके अंदर जो है ये रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। तो ये बिल्कुल सही है, ये सेडिशन कमेटी की सिफारिश के ऊपर आधारित था रॉलेट एक्ट। और रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए और बी। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय जब भारत का वायसराय था। तो भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। तो यह है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का जो पहला साहसिक कदम था वो क्या था। रॉलेट सत्याग्रह।
रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये है स्वामी श्रद्धानंद। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो इसको जो है रॉलेट एक्ट कहा जाता है। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो ये घटा था रॉलेट एक्ट का बनना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये है रॉलेट सत्याग्रह। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो वर्ष 1919 जो है ये भारतीय इतिहास से किससे संबंधित है? तो ये जलियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो जनरल डायर का जो नाम है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। तो ये है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो जलियांवाला बाग में जो प्रदर्शन हुआ था ये किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में लोग जमा हुए थे। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण यानी ऑनर का भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। किसके विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी त्याग दी थी? तो ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग किया था? तो यह है जलियांवाला बाग नरसंहार। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? तो यह है जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए यहाँ पे एसर्शन है और रीजन दिए हुए हैं, तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, ये गलत है। ठीक है, तो ए सही है और आर गलत है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो ये दिया था शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो ये दिया था शंकरन नायर ने। निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि को त्याग दिया था? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम हमें चुनना है, तो आइए हम लोग पहले देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, सत्यपाल को बंदी बनाया गया था। सत्यपाल को बंदी बनाया गया था सबसे पहले, तो ये हो जाएगा दो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। और उसके बाद क्या हुआ था, जब इसको बंदी बनाया गया था तो लोग इकट्ठा हुए थे अमृतसर के बाग में, और वहीं पे जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये हुआ था पहला 1, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद जो है अमृतसर का अधिवेशन हुआ था INC का। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो हंटर आयोग की जो नियुक्ति किया गया था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मारा था? तो ये उधम सिंह ने मारा था। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा था। किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था माइकल ओ डायर को। उधम सिंह ने लंदन में मारा था, माइकल ओ डायर को मारा था। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, तो यह सौंपा गया था महात्मा गांधी को। 1919 में
जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का जो वायसराय था ये चेम्सफोर्ड था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषकृत किया था? तो ये है जलियांवाला बाग नरसंहार को। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जन नरसंहार की घटना घटी थी? तो ये है रोलेट एक्ट। अब यहां से खिलाफत आंदोलन की जो क्वेश्चंस है वो हम लोग देखेंगे। ये है टॉपिक 2 आज का। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो देखिए खिलाफत आंदोलन का जो प्रारंभ है ये शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये है मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो खिलाफत आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है ये आपका भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना था। तो ये बिल्कुल सही है। और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके हो जाएंगे डी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो देखिए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का जो अध्यक्ष है ये आपको चुना गया था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि वो अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। तो खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था गांधी जी ने। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो वो महात्मा गांधी ने देखा था। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो ये त्यागा था हकीम अजमल खान ने। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन की भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो ये किया था M.A. जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो खिलाफत आंदोलन का जो परिणाम था ये हिंदू और मुस्लिम के मतभेद में जो कमी आई थी। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे वो व्यक्ति कौन था? तो वो था स्वामी श्रद्धानंद। कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। तो देखिए कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? क्योंकि खिलाफत की पुनः स्थापना के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। तो ये हो जाएंगे इसके 1 और 3 हो जाएंगे। निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो ये है आपको मानवीय मदन मोहन मालवीय जी थे जिन्होंने जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? तो वो हुआ था इलाहाबाद में। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एसिंचन के इस कथन का संबंध है? तो यह है खिलाफत और असहयोग आंदोलन। 1921 का जो मोपला आंदोलन का शाखा था वो था खिलाफत आंदोलन की। अब यहां से हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में देखेंगे। तो असहयोग आंदोलन का ये पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन का निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर में आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था? तो ये है CR दास, चित्तरंजन दास ने।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो ये शुरू किया था 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये किया था 1920 में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, तो ये था असहयोग आंदोलन। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में। निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो ये है नमक कानून। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? तो 1920 में। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो ये दिया था उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय। 1919 के सुधारों में भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। इसके नेतृत्व में, तो ये था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था, तो ये था असहयोग आंदोलन का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो ये जो है, देखिए ये जिन्ना जो है ना, जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में जो है भारी कमी आई थी। एक प्रदेश का सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या है? तो उस प्रदेश का नाम है बिहार। नीचे कथनों पर दिए ध्यान दीजिए, असहयोग आंदोलन से है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सा सही है। यहाँ पे देखिए सही सही कह रहा है, तो कौन सा सही है? तो देखिए कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, तो ये बिल्कुल बात सही है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि असहयोग आंदोलन में हुआ था, तो ये भी हुआ था। और अगर हम लोग आगे की बात करते हैं अगला पॉइंट में, तो कह रहा है कि जनता के मन से ब्रिटिश यानी शक्ति का भय हट गया था, तो ये भी हुआ था। ब्रिटेन की सरकार भारतीय को राजनीतिक रियासतें देने में राजी हो गया था, तो ये गलत बात है, ये नहीं हुआ था। तो 1, 2, 3 इसके सही हो जाएंगे। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह उपाधि क्या थी? तो वो कैसर हिंद का उपाधि था। देखिए ब्रिटिश सरकार महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि दिया था, और ये उपाधि जो है महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश को वापस कर दिया था। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो ये है चित्तरंजन दास। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान जो है चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो एक नाम नहीं है, यहाँ पे कई नाम है, आप इनको ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया था परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो ये है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है असहयोग आंदोलन में अपना समर्थन दिए थे, लेकिन वो इसके रिजल्ट को नहीं देख पाए क्योंकि 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये है छपरा। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? तो देखिए चौरी चौरा कांड की जो वास्तविक तिथि है ये 4 फरवरी 1922 है। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो चौरी चौरा जो है ये गोरखपुर में स्थित है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो यह है चौरी चौरा कांड। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया था चौरी चौरा शताब्दी समारोह का शुरुआत। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी। इसके कारण
महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? तो ये लिया था चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो ये लिया था चौरी चौरा कांड के कारण। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये चौरी चौरा। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो हुआ था, महात्मा गांधी ने 14 अप्रैल को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार किया था। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन उन्होंने चौरी चौरा पे भी किया था। इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिएगा। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो चौरी चौरा का जब घटना घटा था तो उस समय महात्मा गांधी जो थे ये बारदौली में थे। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ? तो यह 1922 में समाप्त हुआ था। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये डॉक्टर मुंजे ने प्रस्तुत किया था। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था कि सबसे पहले चौरी चौरा में पुलिस ने गोलीकांड हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस थाना को जला दिया गया। उसके बाद जो है गांधी जी ने आंदोलन को स्थगन कर दिया था, फिर गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी। तो 1 2 3 4 ये सीरियल नंबर से ही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ये ए इसके ऑप्शन हो जाएंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है ये स्वामी विद्यानंद ने किया था। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कोड को बतलाइए। तो देखिए, इसमें जो है ये चौरी चौरा कांड है, असहयोग आंदोलन है और बरदौली प्रस्ताव है। तो सबसे पहले चौरी चौरा कांड हुआ था, इसके बाद असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ था। तो 1 और 2 इसमें भी है, 1 और 2 इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए, चौरी चौरा कांड जो है 4 फरवरी को हुआ था और 4 फरवरी 1922 को हुआ था। बरदौली प्रस्ताव की बात करते हैं तो ये 12 फरवरी 1922 को हुआ था। असहयोग आंदोलन का जो स्थगन हुआ था ये 1922 में बरदौली में कांग्रेस की एक बैठक हुई थी, जिसमें असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया था और आंदोलन को समाप्त हो गया था। तो यानी पहले क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड के बाद जो है बरदौली में एक आईएनसी की मीटिंग हुई थी और इसी मीटिंग में जो है असहयोग आंदोलन को स्थगन करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आप इन तीनों को याद रखिएगा, इससे हो जाएंगे 1 3 2। 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति यानी रिवाइवल का कारण क्या था? तो रिवाइवल का जो कारण था गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो यह लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया था? तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्र को जलाए जाने का विरोध किया था। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? तो देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है ये काशी विश्वविद्यापीठ यानी काशी विद्यापीठ और उसके बाद जो है आपका जो है गुजरात विद्यापीठ और काशी ये जामिया मिलिया इस्लामिया, ये तीनों जो है स्थापित किए गए थे। तो इसके हो जाएंगे सी, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया जो है इसको स्थापित किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। देखिए, अगर हम लोग काशी विद्यापीठ की बात करते हैं तो काशी विद्यापीठ जो है ये बनारस में है, वर्ष 1921 में इसकी स्थापना हुआ था। और गुजरात विद्यापीठ की बात करते हैं तो ये अहमदाबाद में है, इसका 1920 में इसकी स्थापना हुआ था। जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ की हम लोग बात करते हैं तो ये 1920 में इसका भी स्थापना हुआ था। अगर हम लोग बात कर लेते हैं बीएचयू का, तो बीएचयू जो है वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा
बीएचयू की स्थापना हुआ था 1916 में। अगला जो है कह रहा है कि 1921 से 1922 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था, तो ये कौन था? तो ये हिंदू मुस्लिम का एकता। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो देखिए ये 1930 असहयोग आंदोलन जो है इसका सुमेल नहीं है। असहयोग आंदोलन का जो आरंभ हुआ था वो 1 अगस्त 1920 को हुआ था असहयोग आंदोलन का, तो ये नहीं है। अगर हम लोग 1885 की बात करते हैं तो आईएनसी की स्थापना हुआ था 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1909 में मार्लियामेंटो सुधार हुआ था। कौन सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन सुमेलित है, तो ये आपका 1931 में राजगुरु को फांसी हुआ था, ये सुमेलित है, बाकी कोई सुमेलित नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको भी। दिसंबर 1929 में जो है आईएनसी का लाहौर अधिवेशन हुआ था, दिसंबर 1929 में। अगर मार्च 1931 की बात करते हैं तो 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी हुआ था। 1 अगस्त 1920 की बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था और अप्रैल 1919 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा, देखिए यहाँ पे सर्सन है, रीजन है, महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और इस स्थगन का CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा विरोध किया गया था। तो ये भी बात सही है, और ये जो है इसका रीजन भी है, सॉरी रीजन नहीं है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा का केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना किया था? तो देखिए इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। पुरुषोत्तम दास ठाकुर था, जमुना दास, द्वारका दास और कावस जी जहांगीर, पी सेठना और शीतलवार आदि ने बंबई के उद्योगपति वर्ग के लोगों ने मिलकर 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा का स्थापना किया था। अब देखिए यहाँ पे ये है जमन दास ठाकुरदास, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठाकुरदास। जयराम दास की बात करते हैं तो जयराम दास जी इसमें नहीं है। दौलत राम भी इसके अंदर नहीं है। अगर हम लोग मणिकलाल वर्मा की बात करते हैं तो मणिकलाल वर्मा भी नहीं है। तो छत्तीसगढ़ आयोग ने इसको जो है ए माना था, लेकिन संशोधित करके इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तो जमन दास ठाकुरदास के साथ आप जा सकते हैं। वैसे आप एक बार देख लीजिएगा इस प्रश्न को। अगला जो है स्वराज पार्टी का गठन 1923 में। तो स्वराज पार्टी का गठन हम लोग इसके पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। कह रहा है कि भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक से की गई थी। तो देखिए स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वो हुआ था गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का वापस लेना, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। और जो दूसरा है वो है आपको काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे बी। जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था? तो ये है CR दास। CR दास जो है कांग्रेस के स्वराज पार्टी का गठन ... की असफलता के बाद हुआ था। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। तो किसके असफलता के बाद हुई थी? तो असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था, तो स्वराज पार्टी को किसने संस्थापित किया था? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्थापित किया था। देखो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो स्वराज दल की स्थापना जो है ये CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है, तो स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है CR दास और मोतीलाल नेहरू। तो 1 और 4 हो जाएंगे इसके, सॉरी 2 और 4 हो जाएंगे। मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या है? तो यह है स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू
स्वराज दल के नेता थे? निम्न में से कौन दल में नहीं था? तो देखिए इस दल के अंदर जो है सी राजगोपालाचारी नहीं थे, श्रीनिवास अयंगर थे, चितरंजन दास थे और विठल भाई पटेल भी थे। निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो स्वराज पार्टी से संबंधित जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये नहीं थे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार के अंदर जो है स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। तो देखिए ये जो घटना हुआ था ये सबसे पहले लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता के बाद जो है जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद जो है आपका स्वराज दल की स्थापना हुआ था। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक नंबर पे, 2 नंबर पे, ये होगा 3 नंबर पे, ये होगा 4 नंबर पे। तो आप इस तरह देख लीजिए यहाँ पे ये आपके सी में ऑप्शन है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं लखनऊ समझौता का तो ये 1916 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, बाल गंगाधर की मृत्यु जो है 1920 में हुआ था और स्वराज दल की जो स्थापना हुआ था ये 1923 में हुआ था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो ये है एम.ए. जीना। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो चितरंजन दास जो है ये देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी। तो किसने किया था? तो सी.आर. दास ने किया था। सॉरी ये होगा सी राजगोपालाचारी होगा। देखिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मुझे डाउट है और इसके एक्सप्लेनेशन पे भी, तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन में भी कह रहा है कि सी.आर. दास ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे अभी मैं आपको सी.आर. दास ही बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कांग्रेसी नेताओं के द्वारा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो ये किया था इंडियन लिबरल फेडरेशन। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था और नीचे दिए गए कुट को सही उत्तर चुनिए। तो देखिए ये था मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो ये था विठल भाई पटेल। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो ये हैं विठल भाई पटेल। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो ये निर्वाचित हुए थे विठल भाई पटेल। साइमन कमीशन की अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं तो देखिए साइमन कमीशन जो है भारत किस वर्ष में आया था? तो साइमन कमीशन भारत जो है ये 1928 में आया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि साइमन कमीशन के आने के विरोध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया था। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में किया गया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत के किस उद्देश्य से आया था? तो ये आया था प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। भारतीय ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो ये है सर जॉन साइमन। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो ये है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के सुझाव पे भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया गया है। कह रहा है कि कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। तो ये जो बिल्कुल बात सही है। और दूसरा बात जो है कह रहा है रीजन है साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। तो ये दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही ए का व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कुछ कथन दिए गए हैं और इसमें जो है कह रहा है
कि सही हमें चुनना है, सही इसमें से कौन है सही का हमें चुनना है। तो देखते हैं, देखिए उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, ये पहला पॉइंट है, तो ये सही है। उसके जो अध्यक्ष जो थे, साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे तो सर जॉन साइमन थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन उसने संघीय प्रकार के सरकार के लिए संस्तुति प्रस्तुत की थी, तो यह भी बिल्कुल सही है। और भारतीय नौसेना का उसका विरोध किया था, तो ये भी सही है। यानी ये उपयुक्त सभी सही है साइमन कमीशन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो ये है, इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायित्व सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। लाला लाजपत राय घायल हुए थे, लाला लाजपत राय जो है ये घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठी चार्ज में, लाला लाजपत राय जो है घायल हुए थे। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई है, तो पंजाब केसरी जो है ये लाला लाजपत राय को इसकी उपाधि दिया गया है। देखिए यहाँ पे एसर्शन है और रीजन है, और यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा सही है। देखिए 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय की नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, तो ये भी बिल्कुल सही है। देखिए दोनों हैं, दोनों ए और आर जो है दोनों सत्य हैं, और ए की सही व्याख्या आर भी कर रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, तो नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था, तो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग किया था, तो ये किया था सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी, तो देखिए नेहरू रिपोर्ट में जो है ये आपको अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की, और जो दूसरा पॉइंट है ये है भारतीय संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, तो ये हो जाएंगे आपके 2 और 3। निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध थे, तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, तो ये इसके हो जाएंगे सी। नेहरू रिपोर्ट ... की अध्यक्षता में एक कमेटी के द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, तो देखिए नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में तैयार किया गया था, मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में तैयार किया गया था, और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जीना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, तो ये रखा था 1929। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी, तो ये जो लीग स्थापित किया था ये नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित हुआ था। तो इसी के साथ जो है ये आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाए। तो आज तक के लिए थैंक यू।